आप सुन रहे हैं उपन्यास 50-50 का भाग 5। भंवरलाल को एकाएक जैसे सांप सूंघ गया। कमरे से सामान बटोरता गोतमारे भी थमक कर खड़ा हो गया। क्या बोला? क्या नाम बोला? भंवरलाल भौचक्का सा बोला। टीकाराम, भाई का खास आदमी। तू उसे जानता है? हाँ। कैसे? कैसे जानता है? टीकाराम भाई का खास, मैं टीकाराम का खास। गोतमारे ने सशंक भाव से अपने जोड़ीदार की तरफ देखा। बंडल मारे लाए, कहीं से नाम सुन लिया टीकाराम का। अब नाम की ताकत आजमाता है, नाम लेके हमें डराता है। भंवरलाल खोखले स्वर में बोला। मैं आज ही, अभी थोड़ी देर पहले उससे मिला हूँ। कहाँ? यहीं, इसी होटल में। झूठ। मैं उसका हुलिया बयान कर सकता हूँ, तो करना। धर्मेश ने किया। तत्काल दोनों मवालियों के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ने लगी। धर्मेश आशान्वित हो उठा। अच्छा जादू था भाई के खात के नाम में। कि क्या? क्या बोलता था? बोलता था भाई तुमसे एंटी। धर्मेश बोला। बोलता था तुम दोनों की खैर नहीं। दोनों सर से पांव तक कांपे। और क्या बोलता था? बोलता था कि अब एक ही तरीके से तुम्हारी जान बच सकती है कि तुम कुछ करके दिखाओ। टीकाराम ऐसा बोला? हाँ। फिर क्या वांदा? कुछ करके तो हम ज़रूर ही दिखाएंगे, उसी की तो तैयारी है। भंवरलाल यूं बोला जैसे उसकी जान में जान पड़ गई हो। धर्मेश ने अपने होठ काटे। उसने अनुभव किया कि वो आखिरी बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। अब टीकाराम का ओवरडोज हो गया था और लगता था कि पासा उलट पड़ गया है। लेकिन टीकाराम ये भी बोला, धर्मेश ने फिर हिम्मत की, कि तुम लोगों को हमारे पीछे नहीं पड़ने का था। पर ये तो बोला ना कि हम कुछ करके दिखाएं तो सब माफ। हाँ। फिर कोई वांदा नहीं, तू चलने दे अपना प्रोग्राम। वो अपने जोड़ीदार की तरफ घूमा और बोला। हिचकते हुए गोतमारे ने अपना अधूरा छोड़ा काम फिर शुरू किया और कुछ क्षण बाद खामोशी रही। बेचैनी से पहलू बदलता धर्मेश उस विकट स्थिति से निकलने की कोई तरकीब सोचता रहा। भाई भी इधर आने वाला है, एकाएक वो बोला। क्या? क्या बोला? भंवरलाल सकपकाया। मैं बोला भाई भी इधर आने वाला है। ऐसा कौन बोला? टीकाराम। जिसका तू खास है? हाँ। बंडल, सब बंडल। भीड़ू, ये एक झूठ बोल के तू साबित कर दिया कि तू बाकी सब झूठ बोला। मैं सच कह रहा हूँ साले, भाई कभी इधर नहीं आता। जब से वो दुबई में जाकर बसा है तब से वो ना इधर पहले ही कभी आया था और ना अब आएगा। वो इधर आ ही नहीं सकता। ये एक बात बोल के तूने ठप्पा लगा दिया कि तेरी सारी बातें झूठ है क्या? धर्मेश से जवाब देते ना बना। ये क्या है? एकाएक गोतमारे बोला। भंवरलाल ने देखा कि वो कार्डबोर्ड के एक डब्बे की तरफ इशारा कर रहा है। क्या है? मैं तेरे से पूछा, गोतमारा बोला। भंवरलाल ने धर्मेश की तरफ देखा तो धर्मेश परे देखने लगा। आखिर पर्ची की उसकी खास खरीद भी उनके हाथों में आ ही गई थी। खोल, भंवरलाल ने आदेश दिया। गोतमारे ने डब्बे के ऊपरी ढक्कन खोलकर एक दूसरे से अलग की। क्या है? भंवरलाल बोला और फिर आगे बढ़कर भीतर झांकने लगा। डब्बे के भीतर एक लोहे का छोटा सा सिलेंडर था जिसके कोन जैसे दहाने पर एक नलकी लगी हुई थी और नलकी पर एक कंट्रोल नॉब फिट था। ये क्या है? भंवरलाल की सूरत से ऐसा न लगा कि उसने पहचाना था कि वो क्या था। क्या है ये? वो धर्मेश को खुड़क कर बोला। ऑक्सीजन का मिनी सिलेंडर है, पानी के नीचे सांस लेने के काम आता है। मैडम ने पोंडा से मंगवाया है। इसे भी इसके बैग में रख। गोतमारे ने सहमति में सर हिलाया। भीड़ू, तू हमारा कहना नहीं मानेगा, कोई पंगा करेगा तो पानी के नीचे ही सांस लेगा। पर तब तेरे पास कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, कोई सिलेंडर नहीं होगा। क्या? धर्मेश खामोश रहा। उठ के खड़ा हो। वो खड़ा हुआ। इसकी टाई से इसके हाथ इसकी पीठ पीछे बांध दे और मुंह में कपड़ा ठूस दे। गोतमारी ने सहमति में सर हिलाया। शोभना खिड़की से खामोशी से अलग हट गई। उस घड़ी धर्मेश के बचाव का बेहतरीन जरिया ये था कि वो चुपचाप वहाँ पुलिस को बुला लाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से तो तमाम किस्सा ही ख़त्म हो सकता था, जबकि मार की ललक अभी भी उसके मन में बरकरार थी। धर्मेश की जान उस घड़ी जोखम में थी, तो वो क्या कर सकती थी? आखिर वो उसका 50-50 का पार्टनर था। मोटा माल कहीं जोखम के बिना काबू में आता था?
इतना वो समझ चुकी थी कि वो दोनों मवाली धर्मेश को ज़बरदस्ती कोबरा आइलैंड ले जाना चाहते थे। ऐसा उनकी बोट के जरिए ही हो सकता था, जो कि तब भी पायर नंबर 5 पर बंधी खड़ी हो सकती थी। वो वापस पिछली गली में पहुंची और फिर तेजी से फेरी स्टेशन की दिशा में बढ़ी। शुक्रवार 20 फरवरी, कोबरा आइलैंड। बंदी धर्मेश को अपने बीच में चलाते वो दोनों पायर नंबर 5 पर पहुंचे, जहां की उनकी मोटर बोट सी हॉक बंधी हुई थी। एक लकड़ी के तख्ते पर सैंडविच की सूरत में चलते हुए वे पायर से मोटर बोट के डेक पर उतर गए। वहां धर्मेश का बैग और पैकेट गोतमारे ने एक लॉकर में डाल दिया और डेक पर से ही एक रस्सी तलाश करके धर्मेश के पांव भी बांध दिए। उसने उसे धक्का देकर डेक पर लुढ़काया और फिर उसे लंगर की जंजीर के साथ बांध दिया। तब आधी रात हो चुकी थी और आसमान पर पूरा चांद चमकता दिखाई दे रहा था। अपने बंदी से फारिग होकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकता था, भंवरलाल स्कीपर के कैबिन में पहुंच गया और गोत मारे पायर से बंधी उसकी रस्सी खोलने लगा। रस्सी खुल गई तो वो तख्ते पर चलता बोट में आ गया और अपने पीछे उसने तख्ता भी बोट पर खींच लिया। फिर बोट का इंजन गरजा और वो समुद्र की छाती पर दौड़ चली। डेक पर लुढ़के पड़े धर्मेश को कबूल करना पड़ा कि मवाली वो कैसा भी था, बोटमैन बड़ा दक्ष था। दरमियानी रफ्तार से चलती बोट समुद्र पर आगे बढ़ती रही। फिगारो आइलैंड पीछे, बहुत पीछे रह गया और फिर धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गया। कितनी ही देर वो यूं ही अंधेरे समुद्र की छाती पर दौड़ती रही। फिर एकाएक बोट का कंट्रोल भंवरलाल ने गोतमारे के हवाले किया और खुद डेक पर लुढ़के पड़े धर्मेश के पास पहुंचा। वह उकड़ू होकर उसके पास बैठ गया और बोला, भीड़ू, तू खामा खां पंगा लिया, पर अब ले ही लिया तो कहना मानने में तेरी भलाई है। तू हमेरे से ठीक ठीक पेश आएगा तो जैसे 3 हम इधर आए वैसे ही 3 वापस लौटेंगे। नहीं ठीक पेश आएगा तो 2 वापस लौटेंगे और पीछे एक सांपों की खुराक बनकर रह जाएगा। क्या? धर्मेश खामोश रहा। चिपलन में उधर वो बार का मालिक मर गया, कोई वांदा नहीं। वो टैक्सी ड्राइवर मर गया, क्या करेगा? पाटिल मर गया तो अपनी बेवकूफ़ी से। मैं इधर भी क्या करेगा? पढ़। मोडक को भूल गया क्या? धर्मेश व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। क्या? मोडक, शांताराम, खड़ा पासा, कुछ याद आया? अच्छा वो, हाँ वो। अब उसका टेम खलास हो चुका था तो मैं क्या करेगा? 5 आदमी मार गिराए हैं तुमने। गणपति बप्पा की मेहरबानी हुई कि छठा बच गया। छठा? तू? चिपलन में बम की वजह से तेरा मर जाना मिस्टेक होता, मैं बता नहीं सकता। भीड़ू की तेरे को जिंदा देखकर मेरे को कितना खुशी हुआ। ऐसा लगा कि तेरे साथ खुद हम दोनों की भी जान बच गई। बाप, मैं तेरी लंबी उम्र की दुआ करता है, पर वो लंबी उम्र तेरे अपने हाथ में है। तू चाहेगा तो तेरी उम्र लंबी होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। क्या? धर्मेश ने सहमति में सर हिलाया और फिर बोला, तुम्हारा नाम भंवरलाल है या परेश गोतमारे? भंवरलाल के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। हैरानी की क्या बात है इसमें? हमें इस बोट के मालिकान का नाम भंवरलाल और गोतमारे बताया गया था। तुमने होटल में खुद अपनी ज़बानी इससे अपनी बोट बताया था। इस लिहाज से तुम या तो भंवरलाल हो या फिर गोतमारे हो। मैं भंवरलाल हूँ। हम करीब पहुँच रहे हैं, स्कीपर केबिन में से गोतमारे उच्च स्वर में बोला। दोनों टापुओं में से मोटर बोट को वैसे ही आगे बढ़ा जैसे उस रोज़ बढ़ाई थी, जबकि कोस्टर पेट्रोल की बोट हमारे पीछे लगी थी अभी, और वहाँ ले जाके रोक जहाँ हमने किश्ती के साथ पाटिल को उतारा था। ठीक है। मोटर बोट की रफ्तार घटने लगी। पानी में सर निकाले खड़ी चट्टानों के बीच से गुजरते वक्त तो रफ्तार इतनी घट गई जैसे इंजन वाली मोटर बोट ना चल रही हो, हवा के रुख के साथ पाल वाली नाव चल रही हो। चांद की रोशनी भरी ही भरपूर थी, लेकिन सामने कुछ दिखाई दे रहा था तो बोट के हेडलाइट की वजह से ही दिखाई दे रहा था। बोट का एक नहीं तो दूसरा पहलू कई बार चट्टानों को छू कर निकला, लेकिन बोट किसी चट्टान से टकराने ना पाई, जो कि ये सिद्ध करता था कि गोतमारे भी अपने जोड़ीदार जितना ही दक्ष ड्राइवर था। कई बार बोट किसी चट्टान से छू कर गोल घूम गई, लेकिन फिर सीधी हो गई। आखिरकार वो एक स्थान पर रुकी। लंगर डाल दें, भंवरलाल बोला। गोतमारे ने खामोशी से उसके आदेश का पालन किया। बोट पानी की लहरों के साथ हौले हौले डोलती रही। फिर गोतमारे भी स्कीपर कैबिन से निकलकर अपने जोड़ीदार के करीब आ खड़ा हुआ।
लैम्प जला, भंवरलाल बोला। सहमति में सर हिलाता भंवरलाल एक लॉकर के करीब गया और उसमें से मिट्टी के तेल से जलने वाला एक पेट्रोमैक्स निकाल कर लाया। उसने पेट्रोमैक्स को डेक पर रखकर कुछ देर उसका पंप चलाया और फिर माचिस से उसे जलाया। एक दो बार फफ फफ करके पेट्रोमैक्स ठीक से जल उठा और डेक पर अपनी चमकीली रोशनी फैलाने लगा। फिर भंवरलाल के हाथ में एक तीखे फल वाला चाकू प्रकट हुआ। पारेख उम्रदराज आदमी था। वो चाकू के फल को अपने अंगूठे से परखता हुआ बोला। दिल भी कमज़ोर निकला उसका, जल्दी टैं बोल गया था। भीड़ू, तू तो नौजवान है, टिक टिकी भी मजबूती होगी तेरा, मज़ा आएगा। धर्मेश का गला सूखने लगा। इधर कोई जल्दी नहीं है, अक्खी रात अपनी है, जब मर्जी जबान खोल देना। धर्मेश के मुंह से एक बोल भी ना फूटा। भंवरलाल ने अपने जोड़ीदार की तरफ देखा और बोला, पहले तू या मैं? मैं। गोतमारे खुशी से हाथ मलता हुआ बोला, ठीक है, तू भी क्या याद करेगा? भंवरलाल चाकू से थमाता हुआ बोला। गोतमारे ने यूं चाकू थामा जैसे अपना कोई बहुत ही पसंदीदा खिलौना अपने हाथों में उसने पाया हो। आंखों में वहशी चमक ली। वो धर्मेश के सर पर आ खड़ा हुआ। उसका चाकू वाला हाथ धर्मेश की छाती की ओर बढ़ा। खौफजदा धर्मेश ने कसकर आंखें बंद कर ली। सांस रोके वो पहले वार का इंतज़ार करने लगा। एकाएक फायर हुआ। साथ ही एक तीखी चीख की आवाज़ खामोश वातावरण में गूंजी। धर्मेश ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और सामने देखा। गोत मारे धड़ाम की आवाज़ से डेक पर ढेर हुआ। उसके हाथ से चाकू छिटक कर परे जा गिरा। फिर उसे डेक से नीचे को जाती सीढ़ियों के दहाने पर शोभना दिखाई दी। उसके चेहरे पर आतंक के भाव थे और हाथ में धुआं उगलती रिवॉल्वर थी। भंवरलाल ने अविश्वास भरी निगाहों से धराशायी होते अपने जोड़ीदार को देखा। फिर तत्काल पतलून की बेल्ट में खुसी अपनी रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया। धर्मेश ने अपने बंधे हुए पैरों की दुलत्ती उसकी तरफ चलाई। भंवरलाल भड़बड़ा कर पीछे को उल्टा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक कर परे जा गिरी। खबरदार! शोभना रिवॉल्वर भंवरलाल की ओर तानते हुए बोली। भंवरलाल के कस बल ढीले पड़ गए। शोभना ने पहले उसकी रिवॉल्वर काबू में की और फिर धर्मेश को बंधन मुक्त किया। कहाँ थी? नीचे, बोर्ड के छोटे से कार्गो होल्ड में। कैसे किया ये सब? लंबी कहानी है। बहरहाल एन मौके पर पहुंची, बहुत शुक्रिया। शोभना ने भंवरलाल की रिवॉल्वर उसे थमा दी। धर्मेश ने रिवॉल्वर अपनी बेल्ट में खोसी और कलाइयाँ मसलने लगा। अब धर्मेश डेक पर लुढ़के पड़े गोतमारे के पास पहुंचा। उसने झुककर उसका मुआयना किया और फिर सीधा होता हुआ बोला, मर गया। सुनते ही भंवरलाल के मुंह से गालियों का तूफान फट पड़ा। पहले कभी रिवॉल्वर चलाई थी? नहीं तो? फिर तो तुमने कमाल ही कर दिया। छाती में लगी गोली ऐन दिल में से गुजरी। इसका क्या करें? वही जो इसने मेरा किया। धर्मेश भंवरलाल के सर पर पहुंचा। उसने रिवॉल्वर की नाल उसके माथे से सटा दी। तत्काल भंवरलाल की जुबान पे ब्रेक लगा। वो भयभीत भाव से धर्मेश की तरफ देखने लगा। क्या है? उसके मुंह से निकला। ये। धर्मेश ने रिवॉल्वर को एकाएक नाल की तरफ से थामा और उसकी मूठ का भरपूर प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। वो निशब्द डेक पर लुढ़क गया। उसकी चेतना लुप्त हो गई। धर्मेश ने उसे हिला डुलाकर तस्दीक की कि वो अचेत था। फिर उन्हीं रस्सियों से उसकी मुश्कें कस दी जिनसे थोड़ी देर पहले खुद को उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया था। फिर वो उसकी जेबें टटोलने लगा। अरे इसका मुंह भी तो बांधो, शोभना बोली। क्या ज़रूरत है? होश में आकर चिल्लाएगा तो खुशी से चिल्लाए, कौन सुनेगा? हाँ, ये बात भी सही है। भंवरलाल की जेबों में से जो भी सामान बरामद हुआ उसने उसे भंवरलाल के ही रुमाल में डालकर रुमाल को एक गठरी की तरह बांध दिया। तब उसने नोट किया कि शोभना अपनी फैंसी पोशाक की जगह एक कई साइज़ बड़ी पतलून और घुटनों से नीचे तक आने वाली मर्दाना कमीज़ पहनी थी। नीचे कैबिन में पड़े थे ये कपड़े, अपने ड्रेस के ऊपर ही पहन लिए। कार्गो होल्ड में ठंड लग रही थी ना। ओह, अब क्या इरादा है? इरादा वही है जिस पर कल अमल करना था, लेकिन आज जबरन करना पड़ गया। क्या? हम अपने कोबरा आइलैंड के दर्शन करेंगे। कैसे? जैसे पाटिल ने किए थे। मोटर बोट की नाव पानी में उतारनी पड़ेगी। शोभना की निगाह स्वयं भी रस्सियों के सहारे बोट के पहलू से बाहर लटकती नाव पर पड़ी।
तत्काल उसके शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। बेहतर ये नहीं होगा कि हम कल लौट के आए? कल क्यों? दिन की रोशनी में आना ज़्यादा ठीक नहीं होगा? रोशनी का इंतज़ाम है हमारे पास, पेट्रोमैक्स। फिर भी अब जब मंजिल पर लगभग पहुंच ही गए हैं तो लौटना क्या समझदारी होगी? फिर कल भी तो यही कुछ करना है ना जो आज करना है। और ये भी तो सोचो, जरा हम आगे को सरकते हैं, हालात काबू से बाहर दिखाई दिए तो फिर लौट चलेंगे। पानी में सांप हुए तो फिर नहीं होंगे। ज़रूर ब्लू कोबरा को समुद्री पानी रास नहीं आता होगा। सांप पानी में उतरते होते तो उनको पेट भरने की समस्या ही ना रहती, फिर तो वो मछलियाँ ही भर पेट खा रहे होते। ऐसा नहीं है। होता तो पोंडा की लेबोरेटरी के डॉक्टर एस्माल्डो ने जब उनकी खुराक का जिक्र किया था तो मेंढक, चूहों, कॉकरोचों, छिपकलियों वगैरह के साथ मछलियों का भी जिक्र किया होता, जो कि उसने नहीं किया था। सांप अगर पानी में उतर सकते होते तो जैसी उनकी यहाँ आबादी बताई जाती है उस लिहाज से तो वो बाकी टापुओं पर भी फैल गए होते, फिगारो आइलैंड पर भी पहुंच गए होते, समझी? शोभना खामोश रही। शोभना, एक बात और भी है जिसकी तुझे खबर नहीं, लेकिन जिसकी वजह से अब कुछ करना या ना करना हमारी अपनी मर्जी पर मुनहसर नहीं रहा। क्या मतलब? धर्मेश ने उसे टीकाराम से हुई मुलाकात की बाबत बताया। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक तरह से अब हम भी भाई के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ, कोई नतीजा निकाल पाए तो इनाम, फेल हुए तो खलास। ऐसा कहीं होता है? होता ही होगा। वो क्या भगवान है, लोगों की तकदीर लिखता है? उसे ऐसी कोई खुशफहमी हो गई है। नॉनसेंस, तुम बात को समझ नहीं रही हो। तुम उसे तरीके से समझो। देखो, उसे इतनी गारंटी थी कि भाई की 50 लाख रुपए के नजराने की आफत नाकबूल नहीं हो सकती थी। उसने पैकेट देखने तक की कोशिश नहीं की थी, जो कि मैं उसे सर के बल ला के देता। वो एक गोली और चलाता तो मैं नक्शा भी प्लेट में रखकर उसे पेश कर देता और खुद पढ़ पढ़ के उसे सुनाता। उस पर बनी आड़ी तिरछी लकीरों का क्या मतलब था? उसने तो यूं भाई का हुक्म दंदना दिया जैसे भाई कोई बादशाह था और हम उसके रियाया थे। जैसे बादशाह अपनी रियाया के किसी भी आदमी को चुनकर उसे किसी काम को अंजाम देने का हुक्म दंदना सकता है, वैसा ही उसने हमारे लिए हुक्म दंदना दिया। क्या हुक्म दंदनाया? यही, माल बरामद करके लाओ और इनाम पाओ, वरना। धर्मेश ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। यानी कि अगर हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए तो वो सच में ही हमें मरवा डालेगा? बोला तो ऐसा ही है टीकाराम ने। और तुमको उसकी बात पर यकीन है? सच पूछो तो हाँ है। तो अब हम 50 लाख के नाम के फेर में हैं, ना कि 50 करोड़ के माल के। हम माल के ही फेर में हैं। तभी तो मैं ये कह रहा हूँ, हमें काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो करना है अभी करना चाहिए। उसने हमें 48 घंटे का टाइम दिया है। अब जितनी ही जल्दी हम माल पर काबिज होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम हमारे पास माल के साथ खिसक जाने का होगा। ओह, तो ऐसा बोलना था ना? बोला तो मैंने ऐसे ही था, बस तू समझी जरा देर से। ठीक है, फिर करो, ऐसे ही करते हैं। यस। धर्मेश ने डेक पर पड़ा गोथमारे के हाथ से निकला चाकू उठाया और उसने नाव की रस्सियां काटने लगा। तमाम रस्सियां कट गईं तो नाव एक जोर की छपाक की आवाज़ के साथ पानी में जाकर गिरी। मैं नाव में उतरता हूँ, वरना ये डोलती हुई परे निकल जाएगी, तो मुझे सामान पकड़ाना। भारी सस्पेंस के हवाले शोभना ने जल्दी से सहमति में सर हिलाया। धर्मेश ने नाव में छलांग लगाई। नाव एक बार जोर से डगमगाई और फिर स्थिर हो गई। फिर शोभना उसके निर्देश के मुताबिक उसे सामान पकड़ाने लगी। लॉकर से निकालकर धर्मेश का बैग, उसका वहीं पड़ा कार्डबोर्ड का डब्बा, पानी का एक कनस्तर और 2 जग, भंवरलाल के सामान की रुमाल में बंधी गठरी, एक फैनी की बोतल जो कि स्कीपर के कैबिन में पड़ी पाई गई थी, और आखिर में जलता पेट्रोमैक्स। फिर धर्मेश ने शोभना को भी सहारा देकर नाव में उतारा। नाव में ही 2 होकों में अटकाए 2 चप्पू मौजूद थे, जो कि धर्मेश ने वहाँ से निकाल लिए। उसने एक चप्पू को बोट की बॉडी से लगाकर जोर से धक्का दिया तो नाव बोट से परे हटकर समुद्र में बह चली। मेरा तो इस ख्याल से दिल बैठा जा रहा है कि हमारे इर्द गिर्द मीलों तक कोई नहीं है। क्यों नहीं है? भंवरलाल है ना। बस सैकड़ों, हजारों और क्या पता लाखों सांप है। हाय, मोटा माल यूं ही हाथ नहीं लग जाता।
जान मारी करनी पड़ती है इसके लिए। एक बात कहूँ, यकीन कर लोगे? क्या कहना चाहती हो? मोटे माल का समूह ने एकाएक छूमंतर हो गया है, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अब तो मुझे लग रहा है कि हमें चिपलन में पैकेट के बदले में 2 लाख रुपए ही ले लेने चाहिए थे। पागल हो क्या? अनाप शनाप बोल के मेरा नशा उतार रही हो? नशा? दौलत का। ओह, वो फेनी की बोतल कहाँ गई? ये पड़ी है, एक घूंट लगा ले, हिम्मत बन जाएगी। सहमति में सर हिलाते हुए उसने वैसी कोशिश की तो तत्काल वो जोर जोर से खांसने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चप्पू चलाता धर्मेश हंसा। सरासर जहर है ये तो। ला मुझे दे। शोभना ने बोतल उसे थमाई तो उसने उसका एक तगड़ा घूंट हल्का हलक से उतारा और बोतल उसे वापस थमा दी। कोई 10 मिनट तक खामोशी से नाव चली। इधर तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा। बेला वाला ने तुम्हें खुद बताया था कि मोटर बोट वालों ने नाव को इधर ही छोड़ा था। अब हम जानते हैं कि उस नाव में पाटिल था, माल के साथ। जब पाटिल के लिए इधर कुछ था तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं होगा? कब होगा? हौसला रखो। अभी हम मोटर बोट से कोई बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं चले आए हैं। इस नाव को मैं तेज़ी से नहीं खींच सकता। ये रात में किसी अदृश्य चट्टान से टकरा गई तो हम इसके साथ ही डूब जाएंगे। शोभना जोर से कांपी। इसलिए वक्त की ज़रूरत फूक फूक कर कदम रखने की है। मेरा मतलब है कि फूक फूक कर नाव चलाने की है। वो देखो, एकाएक शोभना उत्तेजित भाव से बोली। धर्मेश ने घूम कर देखा। देखो वो नहर जैसी लंबी संकरी खाई जो टापू की खुश्की में घुसती चली जाती दिखाई दे रही है। हाँ, नक्शे की 5 लकीरों में से पहली लकीर। फिर तो हम सही राह पर हैं। अब जिगर थाम के बैठ शोभना। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कोई नतीजा बस सामने आने ही वाला है। वो पहले से ज़्यादा जोश से लेकिन ज़्यादा सावधानी से नाव खींचने लगा। खामोशी से 5-6 मिनट और गुजरे। डब्लू। हाँ, नक्शे की दूसरी लकीर, वो लंबी नहर जैसी खाई जो टापू में सबसे ज़्यादा भीतर तक जाती है। उस खाई के दहाने पर 4 पेड़ यूं उगे हुए थे कि उनसे डब्लू बन गया जान पड़ता था। खाई में आगे जहाँ तक भी निगाह जाती थी उस पर दाएं बाएं पेड़ उगे मालूम होते थे। दोनों किनारों से पेड़ यूं एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे कि खाई पर छत पड़ गई मालूम होती थी। हमें इस रास्ते आगे बढ़ना है, धर्मेश ने अब दबे स्वर में कहा। इस रास्ते पर आगे 900 फुट या 900 गज पर कुछ है। 900 फुट पर ही हो। हे भगवान, 900 फुट पर ही कुछ हो। धर्मेश ने नाव का रुख बदला और उसे उस नहर सी में दाखिल किया। धर्मेश ने नाव का रुख बदला और उसे उस नहर सी में दाखिल किया। नाव पानी की सड़क जैसे उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे सरकने लगी। तभी शोभना के मुंह से घुटी हुई चीख निकली। क्या हुआ? धर्मेश को उसके मुंह से बोल भी न फूटा। उसने अपनी उंगली एक दिशा में निर्देश की। एक पेड़ की डाली में आधा लिपटा चमकीले नीले रंग का एक सांप उनके सामने लटका हुआ था और जीभ लपलपाता उनकी तरफ देख रहा था। धर्मेश ने उसकी दिशा में हवा से चप्पू घुमाया तो वो तत्काल सिमट कर पीछे कहीं गायब हो गया। मैं अभी भी कहती हूँ, लौट चलो। क्या? लौट चलो? हाँ, यहाँ कुछ नहीं रखा है। जान है तो जहान है। कहना मानो, लौट चलो। वो डब्बा पकड़ा। इस माहौल में सांप तो मुझे क्या काटेगा? मुझे लगता है वैसे ही मेरा दम निकल जाएगा। जब तक दम नहीं निकलता तब तक तो हाथ पांव हिला, डब्बा पकड़ा। शोभना ने कांपते हाथों से कार्डबोर्ड का डब्बा उठाकर उसे थमाया। धर्मेश ने डब्बा खोलकर उसमें से लोहे का सिलेंडर निकाला। ये क्या है? उन मवालियों को मैंने कहा था कि ये ऑक्सीजन का सिलेंडर था जो कि पानी के नीचे सांस लेने में काम आता था। तभी तो वो उसे साथ ले आए थे, जो कि बहुत अच्छा हुआ। ये है क्या? असल में ये एसिटिलीन गैस से भरा सिलेंडर है। ये वेल्डर्स के वेल्डिंग वाले साजो सामान का जेबी संस्करण है। पर हमारे किस काम का? इसे फ्लेम थ्रोअर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या? फ्लेम क्या? फ्लेम थ्रोअर, लपट फेंकने का आला। इसकी कंट्रोल नॉब को थोड़ा सा घुमाकर मैं नलकी के मुंह को माचिस दिखाऊंगा तो गैस जल उठेगी। फिर जितना ज़्यादा मैं नॉब को खोलूँगा उतनी ही ज़्यादा तीखी लपट इसमें से पैदा होगी। मुझे उम्मीद है कि इसके होते सांपों के हमारे पास फटकने की मजाल नहीं होगी। ओह! धर्मेश ने नाल को माचिस दिखाई। एक जोर की हुश की आवाज़ के साथ लपलपाती जीभ की तरह लपट उसमें से निकली।
तत्काल आगे पेड़ों में हलचल होने लगी। कोई सांप उन्हें दिखाई नहीं दिया, लेकिन लगता था कि पेड़ों में कई थे जो फुफकार रहे थे और पूंछ पटक रहे थे। चप्पू संभाल। और धीरे धीरे नाव आगे बढ़ा। सांप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये मेरा जिम्मा। चल जल्दी कर। आतंक से अधमरी हुई जा रही शोभना ने चप्पू संभाले। नाव आगे सरकने लगी। धर्मेश ने लपट को और तेज कर दिया और सिलेंडर को पानी के धरातल से 45 अंश के कोण पर थामे नाव के अग्रभाग में बैठा रहा। लपट इतनी तेज थी कि पेट्रोमैक्स से ज़्यादा उजाला कर रहा था और इतनी दूर तक जा रही थी कि कई सांप उसकी चपेट में आकर झुलस रहे थे और उनके सामने पके फलों की तरह पानी में गिर रहे थे। शोभना जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। लगता था जैसे उस एक ही लाइन पर उसकी याददाश्त की सुई अटक गई थी। लपट से पेड़ों की पत्तियां और सूखी शाखाएं आग पकड़ रही थी, जिसकी वजह से सांप पेड़ों पर और ऊपर सरकते जा रहे थे। जो वक्त रहते ऐसा नहीं कर पा रहे थे, वो झुलस झुलस कर कुछ मरकर और कुछ नीचे पानी में गिर रहे थे। पेड़ों पर सुलगने लगी आग अब धर्मेश को सांपों से भी ज़्यादा दहशत में डाल रही थी। वो आग दावानल में तब्दील हो सकती थी। वो दोनों वहीं किश्ती समेत जलकर मर सकते थे। एक सांप नाव में ऐन शोभना के सामने आकर गिरा। शोभना जोर से चीखी, चप्पू छोड़ दिया, दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। धर्मेश ने जल्दी से सांप को उठाकर पानी में फेंका। मरा हुआ है, चप्पू संभाल वरना बह जाएंगे। शोभना ने आंखें खोली और सांप को सामने ना पाकर कांपते हाथों से फिर चप्पू संभाले। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। थांबा, एकाएक धर्मेश बोला। शोभना चिहुक कर खामोश हुई। उसने चप्पू चलाने बंद किए। वो देख। धर्मेश ने बड़े सस्पेंस भरे भाव से बाएं किनारे की तरफ उंगली उठाई। शोभना ने संकेत का अनुसरण किया तो पाया किनारे से कोई 15 गज दूर एक टीन का ट्रंक पड़ा था। यही है माल, और क्या होगा। हम 900 फुट आए हैं या 900 गज फुट, मुझे तो मील मालूम हो रहे थे। होने दे, मंजिल तो मिली। कहाँ मिली, अभी तो दिखाई दी। उसकी बात ठीक थी, क्योंकि ट्रंक के इर्द गिर्द उसके ऊपर भी सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। कोई भी सांप लंबाई में 4 फुट से कम नहीं था। पाटिल तो वहाँ तक गया ही होगा, धर्मेश ने जैसे अपने आप को तसल्ली दी। वो स्नेक हंटर था, प्रोफेशनल स्नेक हंटर। उसको सांपों को हैंडल करने का तजुर्बा था। क्या करें, मैं किनारे पर उतरूं, फ्लेम थ्रोअर के साथ आगे बढ़ूं? पीछे मेरा क्या होगा? लपट के यहाँ से दूर होती सारी नावें सांपों से भरी पड़ी होंगी। ओ तो सुनो, नाव में ये रस्सी का लच्छा पड़ा है, क्या ये किसी काम आ सकता है? धर्मेश ने देखा तो वो खूब लंबी, खूब मजबूत नायलॉन की रस्सी थी, जिसके एक सिरे पर एक लोहे का हुक लगा हुआ था। तत्काल उसके चेहरे पर चमक आ गई। तू सिलेंडर संभाल। शोभना को सिलेंडर थमाकर उसने रस्सी को हाथों में लिया। उसने उसे खोला और घुमाकर ट्रंक की दिशा में फेंका। ट्रंक के हैंडल का रुख उनकी तरफ था और वही उनका निशाना था। हुक ट्रंक से टकराया। उसका टीन जोर से खड़खड़ाया। सांपों में भारी हलचल हुई। उसने रस्सी को वापस खींच लिया और फिर घुमाकर सामने फेंका। इस बार भी हुक हैंडल में जाकर नहीं फंसा। वैसी कई नाकाम कोशिशें उन्होंने की। हैंडल में फंसाने की जगह हुक को ट्रंक के ऊपर या पार फेंको और फिर धीरे से खींचो। सहमति में सर हिलाते हुए धर्मेश ने अगली बार वैसा ही किया। हुक हैंडल में फंसा। उसने धीरे धीरे रस्सी को खींचना शुरू किया। तब नई समस्या सामने आ गई। कई सांप रस्सी से लिपट गए और ट्रंक पर इकट्ठा होकर बैठ गए। अब क्या होगा? रस्सी धीरे धीरे तू खींच और सिलेंडर मुझे दे। ट्रंक कोई 5 गज को दूर रह गया तो एकाएक धर्मेश ने लपट को तेज किया और उसका रुख ट्रंक की तरफ किया। तत्काल रस्सी सुलगने लगी और सांप इधर उधर छितराने लगे। जल्दी से खींच। रस्सी जल के 2 टुकड़े हो गई तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर हुक भी उधर ही रह जाएगा। शोभना का सर सहमति में हिला। रस्सी जलकर टूटी तो सही, लेकिन तब जबकि ट्रंक किनारे तक सरक कर आ गया था। धर्मेश छलांग मारकर किनारे पर पहुंचा और ट्रंक उठाए वापस नाव में कूदा। कोई सांप उसके पैरों के नीचे आया। किसी की फुफकार उसको दहला गई, किसी का फन उसके करीब लहराया, लेकिन वो सुरक्षित नाव में पहुंच गया। हे भगवान, हे भगवान! शोभना ने उसके बिना कहे कि नाव को वापस खींचना शुरू कर दिया। अरे नाव को आग लगाओगे क्या? एकाएक वो बोला।
धर्मेश का ध्यान दूसरे हाथ में थमे सिलेंडर की तरफ गया, जिसकी लपट नाव के कोने को छू रही थी। उसने ट्रंक को हाथ से निकल जाने दिया और तत्काल सिलेंडर की लपट ऊंची की। नाव निर्विघ्न वापस चलने लगी। एकाएक करीबी कहीं से मोटर बोट की इंजन की आवाज़ है। ये तो सी हॉक के इंजन की आवाज़ है, धर्मेश घबरा कर बोला। इसकी फटी फटी फटफट को मैं अब तक खूब पहचान गया हूँ। करीबी कहीं से आ रही है। लगता है मैं भंवरलाल की मुश्किल ठीक से नहीं कस पाया था। अब वो क्या करेगा? हमारा इंतज़ार करेगा। हम दिखाई देंगे तो मोटर बोट हमारे ऊपर चढ़ा देगा। हम क्या करें? अब हमको यहीं रुकना पड़ेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। रुके भी नहीं रह सकते। रोशनी की वजह से उसे हमारी पोजीशन पता चल जाएगी। हम छुपे नहीं रह सकते। पेट्रोमैक्स बुझा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? लपट की रोशनी उससे कहीं ज़्यादा है और लपट को बुझाने की हमारी मजाल नहीं हो सकती। धर्मेश, अब क्या हुआ? वो देखो सामने, वो मोटर बोट को खाई में दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है। वो हमें यहीं रौंद देने का इरादा रखता है। इंजन की आवाज़ अब तक बहुत ऊंची हो गई थी। मोटर बोट खाई में दाखिल हो चुकी थी और उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो पागल हो गया है। इधर पानी उथला है, उधर पानी की गहराई इतनी काफ़ी नहीं कि मोटर बोट चल सके। अरे उससे तो ये बात नहीं मालूम होगी ना। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। मोटर बोट पानी के उस रास्ते पर कोई 60-70 गज भीतर घुसी और फिर दलदल में फंस गई। उसका इंजन जोर से गरजा, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। धर्मेश ने देखा कि मोटर बोट का अगला भाग 30 के कोण पर पीछे झुक गया था और पिछला भाग किसी विशाल दानव की पूंछ की तरह हवा में उठ गया था। भंवरलाल ने मोटर बोट को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। उसने रिवर्स गियर लगा दिया, एक्सीलेटर पर जोर दिया, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। फिर आखिरकार जो नतीजा सामने आया वो हौलनाक था। इंजन बंद हो गया। ऐसा बंद हो गया कि दोबारा चल के ना दिया। चप्पू तेज़ चला। हमने मोटर बोट की बगल से गुजरना है। जगह है। दूर से नहीं मालूम होती, लेकिन है। जान की खैर चाहती है तो तेज चला। नाव तेजी से मोटर बोट के पहलू में पहुंची। भंवरलाल तब भी इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी पेड़ों पर से सांप यूं मोटर बोट में टपकने लगे जैसे आसमान फट गया हो और सांपों की बरसात होने लगी हो। हे भगवान! आतंक के अधिवक्य से धर्मेश फंसे कंठ से बोला। बोट से नाव इतनी नीची है, उसमें से सांप नाव में भी गिरेंगे। नहीं गिरेंगे। मैं लपट का रुख बोट की तरफ रखूंगा। और तभी एकाएक वातावरण में भंवरलाल की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी। वो हवा में हाथ पांव पटक रहा था और चीख रहा था। उसकी बाहों से, टांगों से, कमर से, छाती से हर जगह सांप लिपटे हुए थे और बड़े इत्मीनान से उसे अपना आहार बना रहे थे। भंवरलाल चीख रहा था, चीख रहा था, चीख रहा था और तभी चीखों की आवाज़ आनी बंद हो गई। मर गया क्या? तो बचने का कोई मतलब नहीं। तौबा, कैसे मौत मरा! इसने उन 5 लोगों की जान ली थी और अपने जोड़ीदार की जान जाने की वजह बना था। ऊपर वाले ने खुद इसका इंसाफ किया, हाथ के हाथ उसे सज़ा दे दी। लेकिन ऐसी सज़ा, जो जैसी सज़ा के काबिल होता है उसको वैसे ही मिलती है। सुनो, डीजल की महक आ रही है। शायद मोटर बोट किसी चट्टान से ठुक गई है। फ्यूल टैंक में से छेद हो गया है। हमारी लपट से मोटर बोट में आग लग सकती है। हो सकता है, लेकिन मैं लपट बंद नहीं कर सकता। उसे इधर से हटा भी नहीं सकता। मैंने अगर ऐसा कुछ किया तो बोट में सांपों की बरसात हुई, वो वैसी हमारी नाव में होने लगेगी। ओ नो! नाव चलाओ। जितनी जल्दी हम बोट के पहलू से पार निकलेंगे उतनी ही जल्दी एक खतरा हमारे सर से टलेगा। वो तेजी से चप्पू चलाने लगी। नाव अब मोटर बोट की बगल से गुजर रही थी। धर्मेश लपट कर रुख मोटर बोट की तरफ किए रहा। लपट के हाई टेम्परेचर से बोट का पेंट पिघल रहा था और लोहा तप रहा था। नाव खेने पर ध्यान दो, किसी बात पर ध्यान मत दो। जो होगा देखा जाएगा। कभी किनारे से तो कभी बोट की बॉडी से टकराती नाव पार निकल रही थी। शोभना सुबकने लगी। क्यों रोती है? हम बच गए। अभी नहीं बचे। अभी हम कोबरा आइलैंड पर ही हैं। इस नहर से पार जाकर समुद्र में पहुंचेंगे तो मानना बच गए। मेरा दिल कहता है अब कुछ नहीं होगा। तुम नाव चलाती रहो। अब नहीं चलती। अब तो मेरे से चप्पू ही नहीं संभाले जा रहा।
लगता है मेरे कंधे टूट के गिर जाएंगे। अच्छा, मुझे चप्पू दे और तू सिलेंडर संभाल। दोनों ने अदला बदली करी। नहर का बाकी का रास्ता उन्होंने बिना किसी परेशानी के पार किया। नाव डब्लू को पार करके नहर के धाने से बाहर निकल गई। तभी पीछे एक गगनभेदी आवाज़ के साथ मोटर बोट का इंजन फटा और उनकी आंखों के सामने मोटर बोट के परखच्चे उड़ गए। उफ, बाल बाल बचे। तत्काल पेड़ों में भी आंख पकड़ ली और वो धधकने लगे। देखते ही देखते आंख फैलने लगी। उनके देखते ही देखते सारा कोबरा आइलैंड जैसे आंख का गोला बन गया। हमने सांपों की बस्ती से जीवित वापस निकल के हम आ गए धर्मेश। चमत्कार हो गया। हाँ, और माल के साथ। हाँ, मैं तो उसे भूल ही गई थी। हाँ, जब जान पर बनी हो ना तो ऐसे ही होता है। शोभना की निगाह स्वयं भी दोनों के बीच पड़े ट्रंक की ओर उठ गई। क्या होगा इसमें? और तब तक सिलेंडर की गैस खत्म हो चुकी थी। वो खुद ही बुझ गया था। सिलेंडर फेंक दो, अब ये किसी काम का नहीं। शोभना ने सिलेंडर फेंक दिया और ट्रंक का मुआयना किया। उसने बालिस्टों से उसे नापा और मन ही मन हिसाब लगाया। उसके हिसाब के मुताबिक वो लंबाई में 20 इंच, चौड़ाई में 16 इंच और गहराई में 8 इंच के करीब था। उसने उठाकर उसके वज़न का अंदाज़ा किया तो उसे 24-25 किलो के पेटे में पाया। उसने उसे बोर्ड के फर्श पर रखा और आजू बाजू हिलाया तो ऐसा ना लगा कि भीतर कोई हिलने डुलने वाली चीज़ थी। यानी कि या तो भीतर का सामान पैक इतना टाइट किया गया था कि वो हिल नहीं सकता था, या फिर वो कोई वन पीस चीज़ थी। क्या होगा इसमें? सोने की सिल्ली? सपने देखने का टाइम नहीं है, जान की खैर मनाने का टाइम है। अब क्या खतरा है जान को? अरे, हम खुशकी से मीलों दूर हैं। जिस मोटर बोट पर हम आए थे वो सुहा हो चुकी। इस नन्ही सी किश्ती पर सवार हम किनारे नहीं पहुंच सकते। अब क्या होगा? भगवान से दुआ मांगना शुरू करो। कोई कोस्टर पेट्रोल की लॉन्च इधर से गुजरे और उनकी निगाह हमारी नाव पर पड़ जाए। लेकिन लॉन्च इधर से क्यों गुजरेगी? पीछे धू धू करते सारे आइलैंड की वजह से कोई लॉन्च या बोट ये जानने के लिए इधर आ सकती है आखिर यहाँ क्या हो गया। और ना ही तो खुद सोच। नाव में सस्पेंस भरी खामोशी छा गई। सिगरेट के कश लगाता अथाह समुद्र में दूर दूर तक निगाह दौड़ाता धर्मेश नाव में खामोश बैठा हुआ था। शोभना नाव के फर्श पर गुच्छा मुच्छा हुई सोई पड़ी थी। उसके घुटने उसकी छाती के साथ जुड़े हुए थे और उस घड़ी वो दीन दुनिया से बेखबर मालूम होती थी। उस माहौल में जबकि मौत सर पर खड़ी थी वो यूँ निश्चिंत सो सकती थी, ये धर्मेश के लिए हैरानी की बात थी। ज़रूर थकान का असर था, उसे मन ही मन सोचा। आधा घंटा बीत चुका था लेकिन अभी तक कोस्टर पेट्रोल की किसी बोर्ड के उधर दर्शन नहीं हुए थे, जो कि भारी चिंता का विषय था। उसने सिगरेट फेंक दिया और फिर शोभना की तरफ देखा। इस बार उसकी निगाह उसके पर्स पर पड़ी, जो कि उसके करीब ही नाव में लुढ़का पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर पर्स उठा लिया और यूं ही उसे उलटने पलटने लगा। यूं ही बेध्यानी में उसने उसका खटका दबाया तो वो खुल गया। उत्सुकतावश उसने उसके भीतर झाँका। पूरे चांद की रोशनी में उसे भीतर दो चीज़ों के दर्शन हुए। एक चीज़ रिवॉल्वर थी जिससे उसने गोतमारे को शूट किया था, और दूसरी चीज़ क्या थी? उसके पर्स में हाथ डालकर उस दूसरी चीज़ को बाहर निकाला। वो एक 2 वे वायरलेस टेलीफोन निकला। वायरलेस टेलीफोन? इसका शोभना के पर्स में क्या काम? उसने एक उलझनपूर्ण निगाह शोभना की नींद के हवाले सूरत पर डाली और फिर वायरलेस टेलीफोन की तरफ आकर्षित हुआ। उसने उसको ऑन करके कान से लगाया। खड़ खड़ के सिवाय उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने उसमें लगा एक बटन दबाया जो कि शायद दूसरे फ़ोन को सिग्नल देने के लिए था। सिग्नल जैसी कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। उसने उसे ऑफ किया और वापस पर्स में डाल दिया। 2 वे फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिलने से उसने ये नतीजा निकाला कि वो फ़ोन सीमित फासले में ही काम करने में सक्षम था। उस घड़ी वो समुद्र तट से मीलों दूर थी, इसलिए उसका भेजा सिग्नल वो दूसरा फ़ोन नहीं पकड़ पा रहा था, जो कि खुशकी पर मौजूद किसी शख्स के अधिकार में था। कौन दूसरा शख्स? कौन था वो शख्स खुशकी पर जिससे शोभना वायरलेस टेलीफोन द्वारा संपर्क बनाई थी? कब से बनाई थी और क्यों बनाई थी? क्या टीका राम ने उससे भी संपर्क किया था और वो भाई का खौफ खाकर उन लोगों से मिल गई थी? या वो पुलिस की मुखबिर बन गई थी और आखिर ऐसा माल पकड़वाने पर इनाम होता था? किसी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था।
एक सीधी सादी लड़की उस घड़ी उसे अत्यंत रहस्यमयी रमणीय लगने लगी थी। क्या वो उसे जगाकर से इस बारे में सवाल करे? उसको वो बात जची नहीं, किंतु अच्छा होता कि वो वायरलेस टेलीफोन समुद्र में उसकी वर्तमान स्थिति से खुशकी तक काम करने में सक्षम होता। तब वहाँ मदद बुला लेना कितना आसान होता। किससे? मदद की गुहार पर कौन वहाँ पहुँचता? उसने फिर सोई हुई शोभना की तरफ देखा। क्या माजरा था। फिर उसने रिवॉल्वर को पर्स से निकालकर अपने हाथ में उल्टा पलटा। उसने उसका चैम्बर खोलकर देखा तो पाया कि भीतर 4 खानों गोलियां मौजूद थीं। तभी शोभना कुनमुनाई। उसने जल्दी से रिवॉल्वर का चैम्बर बंद किया, उस रिवॉल्वर को वापस पर्स के हवाले किया। फिर उसने पर्स को वापस यथास्थान शोभना के पहलू में डाल दिया। वो कुछ क्षण अपलक शोभना को देखता रहा। जब उसके शरीर में दोबारा कोई हरकत नहीं हुई तो वो ट्रंक की तरफ आकर्षित हुआ। उसने उसे अपने करीब खींच लिया और उस पर लगे ताले का मुआयना किया। ताला मजबूत था और आसानी से खुलने वाला नहीं था। क्या था ट्रंक में? कम से कम सोने की सिल्ली नहीं थी, जैसा कि शोभना समझती थी। उस ट्रंक में रखी सोने की सिल्ली की कीमत 50 करोड़ रुपए नहीं हो सकती थी। 50 क्या, 1 करोड़ भी नहीं हो सकती थी। तो तभी उसके जहन में उस सामान का अक्स उभरा जो उसने भंवरलाल की जेबों से बरामद किया था। उसमें एक चाबियों का गुच्छा भी तो था। वो सारा सामान भंवरलाल के ही रुमाल में बंधा नाव में मौजूद था। उसे रुमाल की गठरी उठाकर अपनी गोद में रखी और उसे खोला। भीतर चाबियों का गुच्छा मौजूद था। उसने वो गुच्छा बाकी सामान से अलग किया और गुच्छे की एक एक चाबी ट्रंक के ताले में आजमानी शुरू की। एक चाबी से ताला निःशब्द खुला। उसने ताले को ट्रंक के कुंडे से अलग किया और कांपते हाथों से ट्रंक का ढक्कन उठाया। धड़कते दिल से उसने भीतर झांका। तब पहले उसकी ये ही नहीं समझ में आया कि चांद की रोशनी में ट्रंक में उसे क्या दिखाई दिया था। फिर उसने ट्रंक में ठसाठस भरे नोटों को पहचाना। नोट, डॉलर, $500 के नोट्स। उसने कुछ गड्डियों को इधर उधर सरका कर नीचे झांका। तमाम के तमाम नोट $500 के नोटों की गड्डियों में थे। गड्डियों की कतारें कह रही थी कि कुल गड्डियों 250 थी, यानी कि $1.25 करोड़, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपया। हैरानी की बात थी कि ट्रंक में कोई माल नहीं, नकद रकम थी। उसने गड्डी निकालकर उसे फुरहरी लगाई। नीचे ही सबके सब नोट थे। ऐसा नहीं था कि ऊपर 1 या 2 नोट और नीचे कोरे कागज थे। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ पड़ी। उसने चौकस सर उठाया तो उसके मुंह से एक हैरानी भरी सिसकारी निकल गई। सामने कोस्टर पेट्रोल की एक मोटर बोट मौजूद थी। नोटों के समूहन में वो इस कदर जकड़ा गया था कि उसको खबर ही नहीं लगी थी कि कब वो मोटर बोट उनके सर पर पहुंच गई थी। ज़रूर उन लोगों ने बीच रास्ते में उसका इंजन बंद कर दिया था और हेडलाइट या तो ऑफ कर दी थी या जलाई ही नहीं थी। उसका हाथ जल्दी से अपने कोट की उस जेब की तरफ सरक गया जिसमें भंवरलाल वाली रिवॉल्वर पड़ी थी। खबरदार! धर्मेश ठिठक गया। शोभना ने चूम कर आंखें खोली। अपने सामने मोटर बोट पाकर पहले तो उसे बहुत खुशी हुई और फिर अचानक ही आशंका के भाव आए। वो तत्काल उठकर बैठ गई। तब धर्मेश ने देखा कि बोट के डेक पर से जो शख्स उससे कड़क पर बोल रहा था वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की वर्दी पहने हुए था। उसके पहलू में कोस्टर पेट्रोल के सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने एक बूढ़ा थुलथुल आदमी मौजूद था, जिसकी बड़े तरबूज जैसी तोंद उसके कोस्टल गार्ड्स का इंचार्ज हरीश बिलावाला होने की चुगली कर रहे थे। उन दोनों के पीछे 2 हवलदार खड़े थे। जेब में हथियार है? धर्मेश ने अपने होठों पर जबान फेली और सहमति में सह हिलाया। 2 उंगलियों से पकड़कर बाहर निकालो। धर्मेश ने रिवॉल्वर निकाली। नाव में पड़े डालो। उसने रिवॉल्वर को नाव के कोने में उछाल दिया। कोई और हथियार? धर्मेश का सर इंकार में हिला, जो कि सच था। उसके पास तो और हथियार नहीं था। शोभना की तरफ से उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं था। उससे वो खुद सवाल कर सकते थे। ताला लगाओ ट्रंक में। धर्मेश ने लगाया। चाबियाँ इधर फेंको। धर्मेश ने चाबियाँ बोर्ड की तरफ उछाली जो कि एसीपी ने बड़ी दक्षता से लपक ली। तब कहीं जाकर उन लोगों ने उनके रेस्क्यू के लिए कोई कदम उठाया। ट्रंक समेत वो मोटर बोट के डेक पर पहुंच गए और मोटर बोट वापस फिगारो आइलैंड की तरफ दौड़ पड़ी। हेलो, सब इंस्पेक्टर शोभना को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। सो वी मीट अगेन। शोभना खामोश रही। मेरा नाम हरीश बेलावाला है। मैं इस रीजन के कोस्टल गार्ड्स का इंचार्ज हूँ। ये
उसने एसीपी की तरफ इशारा किया। मिस्टर हेमंत कुलकर्णी है, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। एसीपी साहब चिपलन से आए हैं। चिपलन के नाम पर धर्मेश की भवें उठी। हमारी तुमसे कोई अदावत नहीं, लेकिन चिपलन की पुलिस को तुम्हारी कई हरकतों से सख्त एतराज़ है। वहाँ के थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप डोलस की निगाह में तुमने वहाँ कई नाजायज़ और गैरकानूनी काम किए हैं। इसकी वजह से वो तुम लोगों से बहुत खफा है। तुम्हारा हुलिया, बेलावाला बोला, सारे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फ्लैश किया जा चुका है। हर जगह की पुलिस के पास तुम्हें देखते ही हिरासत में ले लेने का हुक्म है। पर मैंने कुछ नहीं किया, धर्मेश बोला। छोटा मोटा कुछ किया भी है तो अब वो माफ़ हो जाएगा। एसीपी एकाएक मुस्कुराया। जी हाँ, आखिर तुमने स्मगलिंग के माल की इतनी बड़ी खेप पकड़वाई है। तुमने 50 करोड़ का माल पकड़वाया है। मैं जाती तौर पर कोशिश करूँगा कि सब इंस्पेक्टर दिलीप डोलस तुम्हारी बेजा हरकतों को नज़रअंदाज कर दे। ओह, अब बोलो थैंक यू। थैंक यू सर। सी हॉक का क्या हुआ? सर वो आग के हवाले हो गया। उसकी तेल की टंकी फट गई और उसमें आग लग गई। पीछे आइलैंड को आग उसी की वजह से लगी। जी। पर तुम बच गए। हाँ, बाल बाल दोनों। जी। कौन दोनों? भाई सी हॉक के मालिकान। वो तो मोटर बोट के साथ ही जल मरे। अच्छा हुआ खुदा ने इंसाफ कर दिया उनके साथ। आप लोग कैसे पहुँचे? धू धू करते आइलैंड की वजह से पहुँचे। मीलों दूर से दिखाई दे रही थी आइलैंड की आग। ऊपर से मालूम हुआ था कि सी हॉक को किसी बाहर से आई मैडम ने किराए पर लिया था। बेला वाला बोला। वो अपने होटल में नहीं थी। सी हॉक अपने पैर पर नहीं था। हमारे लिए हैरानी की बात नहीं थी कि जिस ट्रिप पर उस मैडम ने, उसने आप पलक शोभना की तरफ देखा, कल सुबह रवाना होना था, उस पर वो आधी रात को चल दी। लिहाजा तफ्तीश के लिए हमने निकलना ही था। हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हमें जबरन यहाँ लाया गया था, शोभना बोली। क्या हुआ था? पूरा किस्सा धर्मेश ने बयान किया। अलबत्ता उसने ये जाहिर किया कि उस अकेले को नहीं, उसके साथ शोभना को भी पकड़कर लाया गया था। फिर तो करिश्मा ही हुआ समझो, बिलावाला ने कहा। बाजी उलट गई, वरना तुम लोग उनके अंजाम को पहुँचे होते, अब वो लोग जिंदा होते। ना सिर्फ जिंदा होते बल्कि माल भी ले उड़े होते, एसीपी ने बोला। ओह। तब तक दूर किनारे पर जलती आइलैंड की रोशनियां दिखाई देने लगी थी। वो मैं टॉयलेट जाना चाहती हूँ। नीचे स्टेट रूम में टॉयलेट है, चली जाओ। थैंक यू, लेकिन जल्दी लौटना। जी ज़रूर। अपना पर्स झुलाती वो नीचे की सीढ़ियाँ उतर गई। माल अब किसके हवाले होगा सर? पीछे धर्मेश बोला। जाहिर है कि हमारे। आपके? हाँ, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, जिसका कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और इस वक्त यहाँ प्रतिनिधि हूँ। आपके किस लिए? किस लिए का क्या मतलब? आप तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हैं। माल तो हेरोइन है, जिसे कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा। तो ट्रंक में हेरोइन है? हाँ। इसकी कोई चेकिंग होने से पहले ही आपको इसकी कीमत कैसे मालूम हुई? मालूम है। हमारे अपने भेदिए होते हैं, मुखबिर होते हैं, जासूस होते हैं, जिनके जरिए एडवांस में खबर हम तक पहुंच जाती है। नार्कोटिक्स की कौन सी खेप कब कहाँ उतरने वाली है, उसकी क्या कीमत है। आपको यकीन है कि ये वही खेप है जिसकी आपको खबर है? हाँ। हीरोइन की? हाँ। आई सी। एसीपी साहब, 50 करोड़ में कितनी हीरोइन आती है? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, उत्सुकतावश। अगर आप बताना चाहें तो सही। कोई सीक्रेट नहीं है। 50 किलो प्योर अनकट हेरोइन हो तो उसकी नार्कोटिक्स ही इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड़ रुपए कीमत होती है। यानी कि आपके ख्याल से, आपकी जानकारी के मुताबिक इस ट्रंक में 50 किलो हेरोइन है? हाँ, होनी तो चाहिए। लेकिन सर, ये ट्रंक तो 25 किलो से ज़्यादा वज़न का नहीं है। क्या? जी। रमेश ने ट्रंक उठाया। इसका वज़न 50 किलो होता। ट्रंक के अपने वज़न पर भी गौर फरमाएं तो इससे ज़्यादा होता। तो क्या मैं इसे एक हाथ से इतना ऊंचा उठा पाता होता? एसीपी सकपकाया और कुछ क्षण सोचता रहा। सब इंस्पेक्टर बेलावाला असमंजसपूर्ण भाव से उसका मुंह देखता रहा। तभी शोभना वापस लौट आई। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब तक किनारा करीब आ चुका था।
बोट की रफ्तार घट चुकी थी और अब वो पायर पर लगने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। नाउ आई अंडरस्टैंड, एकाएक एसीपी चुटकी बजाता हुआ बोला। वाट डू यू अंडरस्टैंड सर? बिलावाला बोला। ऐसे 2 ट्रंक होने चाहिए। इन लोगों ने एक ट्रंक छुपा लिया है। कहाँ? जेब में? आइलैंड पर कहीं। लेकिन सर वहाँ तो सब जल के स्वाहा हो गया, आपने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें आइलैंड के यूं आग पकड़ जाने की उम्मीद नहीं होगी। तुम ज़रूर दूसरे ट्रंक के लिए फिर कभी लौट कर आना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सी हॉक भी स्वाहा हो गया था और तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी नाव में से कोई तुम्हें रेस्क्यू कर सकता था। वो कोस्टर पुलिस की मोटर बोट ही थी। तब माल पुलिस के काबू में होता जैसे कि इस वक्त है। आई सी। तुम कल किसी वक्त ज़रूर किसी दूसरी मोटर बोट पर यहाँ पहुँचते और वो दूसरा ट्रंक लेकर चलते बनते। लेकिन आयरलैंड पर अप्रत्याशित रूप से भड़की आग ने तुम्हारा प्लान बिगाड़ दिया। कहानी अच्छी कर लेते हैं जनाब आप। तभी बोट पैर पर लगी। उस घड़ी वहाँ एक और बोट मौजूद थी जिसके डेक पर अंधेरा था। अपनी ज़बान पर काबू रखो मिस्टर, एसीपी क्रोधित भाव से बोला। लाओ ट्रंक इधर दो। आपकी कहानी में एक ही नुक्स है जनाब, धर्मेश बोला, और वो ये है कि इस ट्रंक में हीरोइन नहीं है। क्या? जी हाँ, और इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। बकवास बंद करो और ट्रंक इधर लाओ। तुम्हें मालूम है इसमें क्या है? बिलावाला बोला। जी हाँ मालूम है, बताओ। फॉरेन करेंसी, डॉलर्स में नकद रकम, जिसका चार्ज एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप खुद भी ले सकते हैं। सर, ही इज़ राइट, बिलावाला एसीपी की तरफ घूम कर बोला। यू डोंट लिसन टू हिम। ये एक निहायत खुराफाती आदमी है और अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों चिपलिंग का सब इंस्पेक्टर दिलीप डोलस इसके लिए इतना कल्पा हुआ था। ऐसे शख्स की मुनासिब जगह यकीनन हवालात है। वो सब ठीक है सर, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर इस ट्रंक में नार्कोटिक्स नहीं है तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ये ट्रंक तो लोकल पुलिस के हवाले होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर जोजेफ फिगुएरा के हवाला होना चाहिए, जो कि फिगारो पुलिस चौकी का इंचार्ज है। सब इंस्पेक्टर, मुझे ये सिखाने की कोशिश ना करो कि मेरे महकमे का किस बात से वास्ता होना चाहिए और किस बात से नहीं होना चाहिए। ये ट्रंक मेरे साथ जाएगा। बट सर। नो बट्स। सब इंस्पेक्टर, मेरे हुक्म की उदूली का जानते हो क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? तुम सस्पेंड हो सकते हो, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। बेलावाला ने बेचैनी से पहलू बदला। ये मेरे महकमे का केस है, इसलिए भीतर कुछ भी हो, इस ट्रंक का चार्ज मुझे ही लेना होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। आई एम ग्लैड दैट यू डू। समझ लो तुम्हारी नौकरी बच गई। बेलावाला ने जोर से थूक निकला। नाउ यू कम ऑन, ट्रंक इधर करो। एसीपी धर्मेश की तरफ घूमा, लेकिन धर्मेश ने बोला, लेकिन जनाब। एकाएक एसीपी के हाथ में रिवॉल्वर प्रकट हुई। जान देने पर तुला है? यही मरना चाहता है? धर्मेश का दिल जोर से उछला। फिर उसने चुपचाप ट्रंक एसीपी की तरफ बढ़ा दिया। एकाएक बगल में खड़ी अंधेरे में डूबी मोटर बोट पर एक तीखी रोशनी जली, जिसका रुख ऐन उन लोगों की बोट की तरफ था। इसे ट्रंक ना देना धर्मेश ठाकुर, साथ ही उस बोट में कोई ऊंचे स्वर में बोला, क्योंकि ये एसीपी नहीं बहरूपिया है। धर्मेश ने वो आवाज़ साफ पहचानी। वो भाई के कथित खास आदमी टीकाराम की आवाज़ थी। सबने चौंक कर उस बोट की तरफ देखा। इसका असली नाम कल्पनाथ हजारे है और इसका असल धंधा फॉरेन करेंसी की ब्लैक करना है। इसे बाखूबी मालूम है कि ट्रंक में क्या है। इसलिए मालूम है क्योंकि ये भाई का माल है और इसी माल का सौदा पाटिल इससे करने के लिए चिपलन पहुंचा था। एसीपी आवाज़ की दिशा में घूमा। खबरदार, रिवॉल्वर गिरा दे हजारे, वरना कुत्ते की मौत मरेगा तू। टीकाराम की कहर भरी आवाज़ गूंजी। हजारे हिचकिचाया। एक फायर हुआ। गोली हजारे के कंधे को छीलती हुई गुजरी। उसने तत्काल रिवॉल्वर को अपनी उंगलियों से फिसल जाने दिया। तब अपने 2 आदमियों के साथ टीकाराम ने उस बोट के डेक पर कदम रखा। उसके दाएं बाएं मौजूद वो दोनों आदमी भी उसी की तरह हथियारबंद थे। सब इंस्पेक्टर बिलावाला, टीकाराम बोला, तुम मेरे को नहीं जानता, पर मैं तुमरे को जानता है।
ये आदमी एसीपी बनकर तुम्हारे को उल्लू बनाया और तुम बना। ये आदमी इस ट्रंक को हथियाने इधर आया। अभी इस भीड़ू की बातों से इसने थोड़ा दबाव महसूस किया था तो रिवॉल्वर निकाल ली। यही दबाव थोड़ा जाती बनता तो ये इधर तुम दोनों को शूट करके, बल्कि सबको शूट करके ट्रंक निकाल कर ले जाता। इस लिहाज से मैं इधर आकर तुम्हारा और तुम्हारे हवलदारों का जान बचाया। क्या? बिलावाला के मुंह से कोई बोल ना फूटा। हवलदारों के चेहरों पर स्पष्ट कृतज्ञता के भाव आए। बिलावाला, टीका नाम बोला, ये माल इधर से मैं लेके जाएगा क्योंकि ये माल भाई का है। मेरे काम में फच्चर न फंसाने का तुम लोगों का इनाम दिन चढ़ते ही चौकी में पहुंच जाएगा। क्या? कोई कुछ नहीं बोला। ये माल भाई का है, जिस पर भाई के खास लेफ्टिनेंट ने नियत मैली की। इतना भरोसे का आदमी था जामवंत राव पाटिल। इतना माल ढोता था, पर इस बार बेईमान हो गया। इस बार क्यों? पहले कभी क्यों नहीं? इन सब के बीच में शोभना पहली बार बोली। क्योंकि पहले कभी ढोने के लिए नकद रोकड़ा नहीं होता था ना। हीरोइन होती थी, सोना, घड़ियाँ, हथियार होता था, पर रोकड़ा नहीं होता था। पाटिल पहली बार रोकड़ा हैंडल किया, बेईमान हो गया। माल ऐसी जगह छुपाया जहाँ उसके सिवाय दूसरा कोई पहुँच ही नहीं सकता था। फिर माल का सौदा करने चिपलन पहुँच गया, हजारे के पास, जो कि फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग और ब्लैक का धंधा करता है, जो कि डॉलर के बदले में पाटिल को औनी पौनी रकम रुपयों में थमाता और खुद कड़क रोकड़ा बनाता। पाटिल के पीछे लग रहे हमरे आदमी इडियट, अखे इडियट। पाटिल समेत इतने भीड़ू मार डाले, खुद भी मर गए। नतीजा सिफर, अंडा गोल। अच्छा हुआ मर गए, वरना भाई के हाथों ज़्यादा बुरी मौत मरते। इस बार नकद रुपया किस लिए? धर्मेश ने पूछा। तू नहीं समझेगा भीड़ू। मालूम, तभी तो सवाल पूछा। तो सुन ले जवाब, क्या याद रखेगा? आजकल इंडिया में इलेक्शन, भाई एक खास पार्टी को पावर में आना मांगता है। उस पार्टी का मदद का वास्ते भाई रोकड़े की पहली खेप भेजा। पाटिल की गद्दारी से उसी में पंगा पड़ गया। डॉलर में क्यों? वजन घटने का वास्ते, नग घटाने का वास्ते। यही 50 करोड़ का रकम अगर रुपए में होता तो 500 के नोटों से भरे ऐसे 40 तिरंग की जरूरत होती। ओ, पर कोई वांदा नहीं, अभी टेम है इलेक्शन में। अब ये रोकड़ा उधर पहुंच जाएगा जिधर पहुंचना चाहिए था। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी, किधर भी चलता। अब तो तिरंग किधर मेरे कूदे। ज़रूर, लेकिन पहले मेरा नजराना। क्या बोलता? नजराना? भूल भी गए होटल में क्या बोला था मेरे को? भूला नहीं, पर तू जो माल हजारे के हवाले करने जा रहा था, कर तो नहीं दिया था ना? ऐन वक्त पर मैं ना पहुंचा होता तो कर देता। वो सब कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं। जो हकीकत है वो तुम्हारे सामने है, और हकीकत ये है कि माल इस घड़ी भी मेरे कब्ज़े में है। हकीकत ये है कि जिस माल को कोई तलाश नहीं कर सकता था, उसे मैंने तलाश किया और महफूज इधर लेकर आया। हकीकत ये है कि माल मेरे ही सौंपे तुम्हें और आगे तुम्हारे भाई को मिलेगा। फिर यह हकीकत नुमाया क्यों नहीं है कि भाई की तरफ से मेरी सारी खताएं माफ़ और मुझे 50 लाख का नजराना मिल जाएगा? नजराना कब? कब मिलेगा? बोला ना, मिल जाएगा। तो जो काम अभी हो सकता है उसे आगे के लिए टालने का क्या मतलब? क्या बोलता है? ट्रंक में नकद रकम है, चाबी इस नकली एसीपी, इस हजारे नाम के शख्स की जेब में है। ट्रंक खोलो, अभी 50 लाख मेरे हवाले करो, ताकि मुझे यकीन आए कि तुम्हारा भाई कितना ईमानदार है, कितना दयानतदार है, कितना वादे का पक्का है। जास्ती बात नहीं, जास्ती बात नहीं। क्यों जास्ती बात नहीं? भाई के खास लेफ्टिनेंट, या तो रोकड़ा अभी मेरे हवाले करो, या कबूल करो कि नजराने की पेशकश धोखा था। सोचेगा इस बाबत तो सोच लो। अभी नहीं हो सकता। भाई से बात करेगा मैं, जो कि अभी नहीं हो सकती। सारी टालम टोल बातें हैं ये। अरे अक्खा, क्यों मेरा दिमाग चाट रहा? तिरंग इधर लाता है या मैं तेरे पेशानी में झुड़का बनाए? अच्छी बात है। धर्मेश ट्रंक उठाए भारी कदमों से टीका राम की तरफ बढ़ा। तभी पल्ली बोर्ड पर रोशनी के नीचे एक साया प्रकट हुआ।
धर्मेश उसकी सूरत ना देख सका, लेकिन उसने देखा कि उसके दोनों हाथों में रिवॉल्वर थी। खबरदार, साया चिल्लाया, कोई अपनी जगह से ना हिले। टीकाराम को जैसे सांप सूंघ गया। जो जैसा खड़ा है खड़ा रहे, किसी के मुंह से बोल ना फूटा। धर्मेश, ट्रंक के साथ इधर पहुंच। टीकाराम की तरफ बढ़ता धर्मेश उससे परे परे चलता पल्ली बोट की तरफ बढ़ा। शोभना ऐसे किसी आदेश के बिना ही पल्ली बोट की तरफ लपकी। उन दोनों ने पल्ली बोट पर पहुंचने की देर ही की थी कि साय ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पलक झपकते डेक पर मौजूद टीकाराम, उसके दोनों आदमी, सब इंस्पेक्टर बेलावाला और उसके दोनों हवलदार और हजारे डेक पर लुढ़क पड़ गए। पलक झपकते उस आदमी ने 7 आदमी मार गिराए। धर्मेश कुछ कदम और उसकी तरफ चला, फिर एकाएक वो थमक कर खड़ा हो गया। अब उसने उस साई की सूरत साफ पहचानी थी। वो पारेख नाम का वो शख्स था जिसका मुंबई में शोभना के फ्लैट पर शोभना के हाथों कत्ल हो गया था और जिसकी लाश ठिकाने लगाने में उसने शोभना की मदद की थी। एकाएक उसकी दाईं कनपट्टी पर किसी भारी चीज का भीषण प्रहार पड़ा। तत्काल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और घुटने मुड़ने लगे। डेक पर ढेर होने से पहले ही उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। धर्मेश को होश आया तो उसने अपने आप को डेक पर लुढ़का पड़ा पाया। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई तो पाया कि उस घड़ी वो टीका नाम वाली मोटर बोट के डेक पर था और मोटर बोट तेज रफ्तार से समुद्र की छाती पर दौड़ी चली जा रही थी। किधर? यकीनन फिगारो आइलैंड के विपरीत दिशा में कहीं। उसने उठकर खड़ा होने की कोशिश की तो लड़खड़ाकर वापस बैठ गया। उसने पाया कि उसके एक टखने के गिर्द एक मजबूत रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी की गांठ पर लोहे की मोटी मजबूत तार कसी हुई थी जिसको कि खाली हाथों से खोल पाना संभव नहीं था। रस्सी का दूसरा सिरा आगे कहाँ बंधा हुआ था ये उसे दिखाई नहीं दिया। वो फिर उठकर खड़ा हुआ। उसने रस्सी अपने हाथों में थामी और उसे समेटता उसके साथ साथ आगे बढ़ा। रस्सी उसे बोट की साइड में ले आई तो उसे दिखाई दिया कि वो बोट के लंगर की लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी और उसका उधर का सिरा खोल पाना तो दूर उस तक पहुंच पाना भी उसके लिए असंभव था। तभी कोई जोर से हंसा। सर्च लाइट उस घड़ी ऑफ थी। कहीं रोशनी थी तो स्कीपर के कैबिन में थी। हंसी की आवाज़ उसी तरफ से आई मालूम होती थी। उसने उधर सर उठाया तो केबिन से पारिक के वो बाहर कदम रखते पाया। बोट का कंट्रोल शोभना संभाली थी। पारिक उसके करीब पहुंचा। मदारी का बंदर 10 फुट इधर उधर फुदक सकता है रस्सी से बंधा है, मदारी के बंदर की माफिक। तुम जिंदा हो? धर्मेश ने खामखां सवाल किया। और क्या, तेरे सामने मेरा भूत खड़ा है। तो तुम्हारी शुरू से ही शोभना से सांठ-गांठ थी? ये भी कोई पूछने की बात है। कैसे जानते हो उसे? वैसे ही जैसे जाना जाता है। कैसे? अपनी खास है वो। और तुम उसके खास हो? हाँ हाँ, जाहिर है। फिर खास का ही दामन क्यों ना थामा इसने? आम को साथ लेकर क्यों आई? तुम? हाँ, मैं। अच्छा सवाल है। जवाब क्या है इसका? कोई नहीं, जवाब की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो अब क्या इरादे हैं? ये भी कोई पूछने की बात है। माल हमारे कब्जे में है। माल की जानकारी रखने वाले तो सब मर खप गए। एक तुम बाकी हो जो अभी लंगर के साथ पानी में डूबे पड़े होंगे। लंगर के साथ? हाँ, लंगर की जमीन 20 फुट नीचे तक जाती है। तुम्हारे टखने के साथ बंधी रस्सी में 10 फुट का झोल है। हम बोट को 20 समुद्र में कहीं रोक कर लंगर गिराएंगे तो तुम भी लंगर के साथ खींचे नीचे समुद्र में पहुंच जाओगे और बोट और लंगर के बीच पानी में झूल रहे होंगे। डूब कर मर जाओगे तो वापस खींच लिए जाओगे। फिर तुम्हारे टखने से रस्सी खोलकर तुम्हें वापस समुद्र में फेंक देंगे और लंगर को समेट लेंगे। बताओ कैसा है ये प्रोग्राम? सीधे ही गोली क्यों नहीं मार देते? मैं चाहता हूं कि फिलहाल तुम गायब पाए जाओ। बाद में अव्वल तो तुम्हारी लाश मिले ही नहीं और मिले तो ऐसा लगे जैसे तुम डूब कर मरे। तुमने तैर कर फिगारो से दूर कहीं पहुंचने की कोशिश की लेकिन पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही चुक गए और डूब कर मर गए। इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं चाहता हूं कि पीछे फिगारो के पायर पर हुए खून खराबे के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। मुझे तो कोई जानता नहीं, इसलिए सब तुम्हारी ही करतूत मानी जाएगी। और शोभना? कौन शोभना? कैसी शोभना? मिसेज एलिसा वाकर करके एक विलायती मैम तुम्हारे साथ थी जो पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
शायद उसे भी तुमने मार डाला। तुम समझते हो जिस औरत ने मेरे साथ दगाबाजी की वो तुम्हें बख्श देगी? तुम में और मेरे में फ़र्क है भाई। तुम हो, मैं हूँ, मैं उसका खास हूँ। तुम्हें ये इज्जत कहाँ हासिल? खुशफहमी है तुम्हारी कि तुम उसके खास हो। दौलत की दीवानी उस औरत का खास कोई आदमजात नहीं हो सकता। उस औरत की नस नस में धोखा और बेवफाई बसी मालूम होती है। मैं तो अंधा था जो मुझे उसकी ये खूबियाँ दिखाई नहीं दी, और तुम तो मुझसे भी बड़े अंधे हो। शट अप। देख लेना, तुमको वो बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत से मारेगी। शट अप पारेख। तभी स्कीपर कैबिन से शोभना ने आवाज़ लगाई, यस हनी, इधर आकर चक्का संभालो, मैं थक गई। ओके। पालतू कुत्ते की तरह वो कैबिन की तरफ बढ़ा। एक दुम ही ना हुई वरना वो उसे भी हिलाता। शोभना कैबिन के से बाहर निकली और धीरे धीरे चलती धर्मेश के करीब पहुंची। तो ये इरादे थे तुम्हारे? मैंने कुछ नहीं किया। तो कसर भी क्या छोड़ी तुमने? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आदमी जोश खा गया, आप इससे बाहर हो गया, और नतीजा देखो, तुमने देखा ही ना। टॉयलेट जाने का बहाना करके जब तुम कोस्टर पेट्रोल की बोर्ड के स्टेट रूम में गई थी तो वहां से तुमने वायरलेस टेलीफोन से इससे बात की थी। शोभना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी ये पायर पर मौजूद था, पूरी तैयारी के साथ। तुमको वायरलेस फ़ोन की कैसे खबर? और क्या मैं अंदाज़न ये सब कह रहा हूँ? मुझे चिपलन में पता चला जब हम वहाँ के होटल में थे। फिर भी इस बाबत मैं तब तक खामोश रहा। मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। खामोश तो रहा, लेकिन साथ ही कुछ किया भी। क्या किया? मैंने मुंबई फ़ोन करके अपने दोस्त देसाई को बुलाया है। क्या? हाँ, जैसे तुमने अपनी खुफिया मददगार पारेख खड़ा किया, तो वैसे ही मैंने अपना खुफिया मददगार देसाई खड़ा कर लिया है। तो वो कहाँ है? आस पास ही कहीं होगा। न सिर्फ होगा, बल्कि मेरे कत्ल का गवाह भी बनेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, ब्लफ मार रहे हो। ऐसा कोई शख्स नहीं है। है तो। धर्मेश बड़े व्यंगपूर्ण भाव से हंसा। अगर है तो वो भी मारा जाएगा। 14 आदमी पहले ही मार गिराए, अभी 2 और को मार डालने के तुम इरादे रखती हो। कितनी लाशों पर कदम रखते हुए उस दौलत के अंबार पर पहुंचना चाहती हो? उसने उत्तर नहीं दिया। और फिर तुम्हें अब कौन सा कोई फालतू माल मिल जाएगा? सौदा तो अब भी 50-50 का ही है ना। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले मैं हिस्सेदार था और अब मेरी जगह ये पारेख होगा। पारेख हिस्सेदार नहीं है। तो क्या है? बोला ना, हिस्सेदार नहीं है, यानी कि निरा ही कुत्ता है, सिर्फ हड्डी डालने से खुश हो जाएगा। हाँ। वो खामोश हो गई। वो पैदा क्यों कर हो गया? कम से कम इतना तो बता दो। मुझे किसी मददगार की तलाश थी, तुम मिल नहीं रहे थे। पारेख से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे और मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारी तरह वो भी मेरे काम आ सकता था। लेकिन मेरी पहली चॉइस तुम थी। आगे इत्तेफाक ये हुआ कि ना मिला तो कोई भी ना मिला, और जब मिले तो दोनों ही मिल गए। और तुमने कार के स्पेयर पहिए की तरह उसे भी अंगेज कर लिया। यही समझ लो। उसके कत्ल का ड्रामा क्यों कर रचा? ताकि तुम खुद को एक कत्ल में शरीक जानकर मेरे साथ बंधे रहते, मेरा साथ ना छोड़ते। जो तुमने जो तुमने कुछ भी किया है उसे करने से इनकार ना करते, प्रोजेक्ट को आधा अधूरा छोड़कर बीच रास्ते से वापस ना लौट जाते। मैं ऐसा करता तो तुम मुझे पारेख के कत्ल में शरीक होने की धमकी की तरह अटकाए रखते। हाँ, लेकिन गनीमत वैसी कोई नौबत ही नहीं आई। पारेख का क्या रोल है इस सब में? उसने हमारे करीब रहना था और हम पर निगाह रखनी थी। किस लिए? ताकि तुम मुझे धोखा ना दे सको, जबकि खुद तुम घर से ये इरादा लेकर चली थी। नहीं, कैसे नहीं? पारेख का सारा रोल ही, उसका सारा वजूद ही पहले से तयशुदा धोखे की बुनियाद नहीं था। पारेख मेरी लाइफ इंश्योरेंस था। क्या? वो खामोश रही। तो तुम समझती थी तुम्हें मेरे से जान का खतरा था? हो सकता था। माल हाथ आ जाने पर हिस्सा बटाने की जगह तुम पूरे माल के मालिक बनने की कोशिश कर सकते थे, और ऐसा मेरी जान लिए बिना तो हो पाना असंभव था। बेवकूफ़ औरत,
मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो कोबरा आइलैंड पर मैं तुझे साथ लेकर ही क्यों गया होता। तो वो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे। चलो, मान लिया। अगर मेरी नीयत धोखे की थी तो तुम्हें वापस लाना क्यों ज़रूरी था? माल काबू में आ जाने के बाद क्यों ना मैं तुम्हें वहीं सांपों की खुराक बनने के लिए छोड़ आता। जाती बार एक्स्ट्रा पैसेंजर मेरे लिए ज़रूरी था, लौटती बार तो कोई ज़रूरत नहीं थी। उससे जवाब देते ना बना। और जो कुछ अब हो रहा है वो क्यों ज़रूरी है? क्या मतलब? तुम मेरी जान क्यों लेना चाहती हो? 50 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं होती। 50-50 की जगह इसका 1/3 हिस्सा भी बहुत बड़ी धनराशि होगा। वो इनकार में सर हिलाने लगी। क्यों, क्या हुआ? पारिक नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो तो तेरा पालतू कुत्ता है जिसके गले में तुमने जंजीर डाली हुई है। फिर क्यों नहीं मानेगा? ये कहो कि तुम नहीं मानोगी, तुम्हें ही 1/3 हिस्सा कबूल नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि अपनी जान बख्शने के हिस्से में मैं अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार हूँ इसके बदले में, तो पारिक तब भी नहीं मानेगा। बढ़िया। हाँ, यानी कि मौजूदा हालात में अपनी हर बदकारी, हर बदनीयती तुम पारिक के सर पर थोप सकती हो। उसके चेहरे पर अपसन्नता के भाव आए। फिर वो भुनभुनाती, पांव पटकती स्कीपर केबिन की तरफ बढ़ चली। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर एकाएक बोट की रफ्तार घटने लगी। बोट गति शून्य हुई तो नीचे कहीं एक मोटर चलने लगी। साथ ही ड्रम पर लिपटी लंगर की जंजीर उसके पाइप में नीचे समुद्र की ओर सरकने लगी। लंगर गिराया जा रहा था। लंगर के साथ ही उसे भी जल समाधि मिलने वाली थी। वो आतंकित हो उठा। वो पाइप के करीब पहुंचा। उसने जंजीर को वहां से थामकर उसे नीचे सरकने से रोकने की कोशिश की तो उसे असंभव कृत्य पाया। उस जंजीर को रोकना तभी संभव था जबकि वो उसके सिरे पर बंधे भारी लंगर का भार संभाल पाने में सक्षम होता, जो कि वो नहीं था। इससे पहले कि जंजीर से लिपटे उसके हाथ भी पाइप में घुस जाते, उसने जंजीर छोड़ दी। ड्रम घूमता रहा। उस पर से उतरकर लंगर की जंजीर खामोशी से नीचे सरकती रही। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने टखने के साथ बंधी रस्सी समेटी और उसे कस कर जंजीर के गिर्द लपेट दिया। जंजीर का वो हिस्सा जब पाइप में दाखिल होने लगा तो रस्सी पाइप में यूं फंस गई कि जंजीर का नीचे सरकना बंद हो गया। बढ़िया। मोटर तब भी चल रही थी लेकिन ड्रम घूमना बंद हो चुका था। कोई गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? इधर आके देखना हरामजादे, क्या गड़बड़ है? धर्मेश चिल्लाया। क्या? क्या कहा? इधर आके देख। रस्सी पाइप में यूं फंसी हुई है कि जंजीर नहीं सरक सकती और लंगर नहीं गिर सकता। अब जंजीर को रवा करने के लिए तुझे यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये शोभना के किए होने वाला काम तो है नहीं। मुझे लगता है तेरे को इधर ही शूट करना पड़ेगा। कैसे करेगा? अपनी दोनों रिवॉल्वर तो तूने पीछे फिगारों में ही खाली कर दी। उससे जवाब देते ना बना, जो कि इस बात का सबूत था कि उसके पास अतिरिक्त गोलियां नहीं थी। धर्मेश डेक पर इधर उधर हाथ मारने लगा, किसी ऐसी चीज़ की तलाश में जो कि बतौर हथियार काम आ सकती हो। एक लोहे की खुरदरी छड़ उसके हाथ लग गई। तभी एकाएक सर्च लाइट जल उठी और डेक रोशनी से नहा गया। हे भगवान, सर्च लाइट को तो वो भूल ही गया था। उसने हाथ में थमी छड़ पूरी शक्ति से सर्च लाइट पर फेंक कर मारी। एक चटाक की आवाज़ के साथ शीशा टूटा और डेक पर फिर अंधेरा छा गया। उसकी जान में जान आई। इसके हाथ भी बांधने चाहिए थे। जवाब में पारेख ने कुछ कहा जो उसे सुनाई नहीं दिया। उधर ही मर गया क्या? आ नहीं चुका अभी तक? धर्मेश ने उसे ललकारा। आता हूँ साले, और देखता हूँ तू और क्या पंगा कर सकता है। उसके हाथ में एक 6 इंच लंबे फल वाला चाकू चमका और फिर वो डगमगाती बोट के डेक पर कदम जमाता धर्मेश की तरफ बढ़ा। ठहरी हुई बोट बुरी तरह डोल रही थी। हर कदम पर सहारे के लिए उसे दाएं बाएं कहीं हाथ मारना पड़ता था। वो सहारे के लिए रेलिंग को थामता था तो धर्मेश मन ही मन दुआ करने लगता था कि बोट एकाएक जोर से डगमगाए और वो रेलिंग पर से उलटकर नीचे समुद्र में जा गिरे। लेकिन दुआएं यूं कहाँ कबूल होती थी, ख्वाहिशात यूं कहाँ पूरी होती हैं। खुद धर्मेश भी अपने आप को स्थिर रख पाने में भारी दिक्कत महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी तो जान पर बनी थी। जान बचाने के लिए उसे कुछ भी तो करना पड़ता था। ड्रम पर से उतरकर जंजीर अब पाइप और ड्रम के बीच में फर्श पर ढेर हो रही थी। उसने जंजीर को दोनों हाथों से उठाया और हथियार की तरह उसका कोई इस्तेमाल सोचने लगा। पारेख फिर लड़खड़ाया। पारेख! शोभना चेतावनी भरे स्वर में चिल्लाई।
मालकिन पुकार रही है कुत्ते, और कुछ नहीं तो भौंक के ही दिखा दे उसको, धर्मेश बोला। ठहर जा साले। दांत किटकिटाता, चाकू हवा में लहराता वो धर्मेश पर झपटा। धर्मेश ने जंजीर को उसकी तरफ फेंका। भारी जंजीर उसके घुटनों से टकराई। वो भर भरा कर मुंह के बल डेक पर गिरा। धर्मेश झपट कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने अपनी बाईं बांह उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दी और दाईं हाथ से उसका चाकू वाला हाथ थाम लिया। पारेख उसके नीचे दबा तड़पने लगा, लेकिन वो जी जान से उसे दबोचे रहा। शोभना कैबिन से बाहर निकली और लपक कर करीब पहुंची। उसने धर्मेश की टांगे थामी और उसे घसीट कर पारेख से अलग करने की कोशिश करने लगी। धर्मेश ने जोर से अपनी टांग को झटका दिया और दूसरी टांग चलाई। शोभना छिटक कर परे जा गिरी और डगमगाती बोर्ड के डेक पर दूर तक रपट गई। पारेख जोर से तड़पा। उसका जिस्म एक पहलू उल्टा तो उसकी गर्दन पर से धर्मेश की पकड़ छूट गई। उसने अपना यूं खाली हुआ हाथ भी उसकी चाकू वाली बांह से लिपट जाने दिया और उसे जोर से उमेटा। पारेख का चाकू वाला हाथ मुड़कर उसके जिस्म के नीचे दब गया। उसके मुंह से एक जोर से चीख निकली और फिर एकाएक उसके हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। धर्मेश को अपने हाथ पर चिपचिपाहट सी महसूस हुई। उसने घबरा कर हाथ को अपनी आंखों के सामने किया तो चांद की रोशनी में उसे खून से रंगा पाया। तत्काल वो पारेख से अलग हुआ और आंखें फाड़ कर सामने देखता ये जायजा लेने की कोशिश करने लगा कि असल में हुआ क्या था। जो हुआ था वो तत्काल उसके सामने आया। पारेख का अपना ही चाकू उसके दाएं पहलू में मूठ तक धंसा पड़ा था। वहां से भल भल करते बहता खून उसके इर्द गिर्द डेक को रंग रहा था। और तभी एक फायर हुआ। धर्मेश ने घबरा कर स्वयं को डेक पर गिरा दिया और पारेख के शरीर की ओट ले ली। तौबा! उस रिवॉल्वर को तो वो भूल ही गया था, जो कि वायरलेस टेलीफोन के साथ शोभना के पर्स में थी। लेकिन वो जानता था उस रिवॉल्वर में 4 ही गोलियां थी, जिसमें से अब तक वो एक चला चुकी थी। पारेख के दोनों रिवॉल्वर तो पीछे पैर पर ही खाली हो गई थी और अब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि उसका पहला अनुमान सच हो। अतिरिक्त गोलियां उपलब्ध ना हो तो वो शोभना के हाथ ना लगे। धर्मेश, धर्मेश, वो उसे पुकार रही थी, लेकिन ज़रूर उसकी डेक पर पोजीशन जानने के लिए, ना कि उससे कोई बात करने के लिए। लिहाजा धर्मेश खामोश रहा। पारेख को क्या हुआ है धर्मेश? धर्मेश ने पारेख के पहलू से चाकू खींच लिया और उसकी सहायता से तेजी से अपने टखने से बंधी रस्सी काटने लगा। धर्मेश, क्या वो मर गया? धर्मेश खामोशी से रस्सी पर चाकू फिराता रहा। अगर पारेख मर गया है तो हमारे में बात हो सकती है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर, गोली चलाकर? मैं गोली नहीं चलाना चाहती थी। तो क्या अपने आप चल गई? हाँ, ऐसे ही हुआ। मैं दहशत के हवाले हूँ, इसलिए घोड़ा खिंच गया। मैं तुम्हें शूट नहीं करना चाहती धर्मेश, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी तो शूट नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम समझते क्यों नहीं हो? अब हालात बदल गए हैं। अब फिर तुम हो या मैं हूँ, अब फिर हम 50-50 के पार्टनर हैं। नहीं, हम 100-0 के पार्टनर हैं। धर्मेश, अपनी नीयत तुम बहुत अच्छी तरह से उजागर कर चुकी हो। अब मैं धोखा नहीं खाने वाला। मुझ पर एतबार करो धर्मेश। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। साली, तू तो उन सांपों से भी खतरनाक है जिनसे हम बचकर निकले थे। तो अब नहीं बच सकोगे तुम। एकाएक उसका लहजा बदला और वो नागिन की तरह फुफकारी। मैं हथियारबंद हूँ और तुम निहत्थे हो। अच्छा था कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि पारेख का चाकू धर्मेश के कब्जे में हो सकता था। मैं तुम्हारे सर पर पहुंचकर तुम्हें शूट कर सकती हूँ। तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती मेरे करीब आने की। क्यों नहीं हो सकती? आओगी तो जान जाओगी। कोरा ब्लफ, मैं नहीं फंसने वाली। तो आती क्यों नहीं? आओ। खामोशी छा गई। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। किस बात का? भोर का उजाला होने का, जो कि अब होने ही वाला है। अब तुम मेरी निगाहों से छुप नहीं सकोगे। वो ठीक कह रही थी। दिन की रोशनी में उसे शूट करने के लिए शोभना का उसके करीब आना जरूरी नहीं था। धर्मेश चिंतित हो उठा। अब उसकी खैर इसी में थी कि वो रिवॉल्वर में बाकी बची 3 गोलियां भी चला चुकती। उसे ऐसा करने के लिए जान जोखिम में डाल कर ही प्रेरित किया जा सकता था। तो अब क्या कहते हो धर्मेश? क्या कहूँ? कहूँ नहीं, करूँ। क्या? सुलह।
मेरे पास आओ और समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आता हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ। आगे बढ़ने की जगह उसने एक बाजू छलांग लगाई। तत्काल एक फायर हुआ, बाकी बची दो। उसे नीचे जाती सीढ़ियों के पहलू की तरफ जुस्त लगाई। फिर फायर हुआ। इस बार वो बाल बाल बचा। अब सिर्फ एक गोली उसकी रिवॉल्वर में बाकी थी। वो कंपेनियन वे पर दौड़ा। गोली फिर चली। उस आखिरी गोली ने उसका तो कुछ ना बिगाड़ा, लेकिन उसने कुछ और ही बिगाड़ दिया था, जो कि वातावरण में एकाएक फैली डीजल की गंध से स्पष्ट था। वो आखिरी गोली बोतल की डीजल की टंकी को भेद गई थी और यूं हुए छेद में से अब डीजल बाहर बहने लगा था। शोभना को भी प्रत्यक्ष था डीजल की गंध मिली। जवाब में उसने जो कदम उठाया वो खतरनाक था, आत्मघाती था। उसने लंगर उठाना शुरू कर दिया और बोट के इंजन को चालू कर दिया। फिर उसने तेज़ रफ्तार में बोट समुद्र की छाती पर दौड़ाई। ऐसा करने के पीछे उसका मंतव्य यही था कि सारा डीजल बह जाने से पहले वो कहीं किनारे पर पहुंच जाती। लेकिन वो तेज़ रफ्तार ही बोट में आग लगने की वजह बन सकती थी। तेज़ रफ्तार की वजह से एग्जॉस्ट में गैस का धुआं ज़्यादा बनता था और वो ही बहते डीजल के आग पकड़ जाने की वजह बन सकता था। अब उस बोट से किनारा कर लेने में ही अपनी भलाई थी। दूर क्षितिज पर उसे कहीं कृत्रिम रोशनियां दिखाई दे रही थी, जिनसे लगता था कि बोट तब किनारे से 1-1.5 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो सर नीचा किए रेलिंग की तरफ दौड़ा। धर्मेश, पागल ना बनो। इतनी रफ्तार से दौड़ती बोट से छलांग लगाओगे तो वैसे ही मारे जाओगे। लेकिन बोट ने तब तक अभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी, इसलिए वही मौका था फौरन कुछ करने का। उसने समुद्र में छलांग लगा दी। जवाब में शोभना ने जो कदम उठाया वो अप्रत्याशित था और यकीनन मूर्खतापूर्ण था। उसने बोट की स्पीड को कंट्रोल किया, उसे वापस घुमाया और पानी में हाथ पांव मारते धर्मेश की तरफ दौड़ाया। धर्मेश डर उठा। वो बोट से उसको कुचल डालने का इरादा रखती थी। ये औरत पागल हो गई थी। ज़रूर वो इस हकीकत का कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी कि माल उसके कब्जे में था। बोट उसके सर पर आन पहुंची तो धर्मेश पानी में डुबकी लगा गया। बोट उसके सर पर से गुजरी। वो बोट से विपरीत दिशा में तैरने लगा। बोट को जोर की ब्रेक लगी। वो वापस घूमी और फिर उसकी तरफ दौड़ी। बहते डीजल के लिहाज से यूं एकाएक ब्रेक लगाकर एकाएक एक्सीलेटर देना और भी खतरनाक था, जिसके किसी नतीजे से वो नावाकिफ लगती थी। लेकिन नतीजा तत्काल सामने आया। बोट को आग लग गई। उसने आग की लपटें देखी तो बोट को और तेज रफ्तार से भगाया। जरूर अब धर्मेश को कुचल डालने से ज़्यादा अहम काम उसे बोट को किनारे पर पहुंचाना लग रहा था, लेकिन वो दोनों में से एक काम भी न कर सके। एकाएक एक भीषण विस्फोट हुआ और बोट के परखच्चे उड़ गए, साथ में शोभना के भी, नोटों से भरे ट्रंक के भी, कुछ क्षणों के बादशाह पारिक के भी, जो कि पता नहीं उस घड़ी जिंदा था या मर चुका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। जो कि पता नहीं उस घड़ी जिंदा था या मर चुका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। न सिर्फ बच गई थी, अब सुरक्षित भी थी, क्योंकि उसकी कारगुजारियों के तमाम सबूत नष्ट हो चुके थे। अब न उसके पीछे पुलिस थी और न भाई के आदमी थे। एक चिपलन के सब इंस्पेक्टर दिलीप डोलस को उसकी तलाश थी, लेकिन वो भी उसे मौजूदा वारदात में मरखप गया समझकर उसकी तरफ से हाथ खींच सकता था, और ना भी खींचता तो इतने बड़े बड़े वाकयात के बाद उन छोटी मोटी विसंगतियों की अब कोई कीमत नहीं रह गई थी, जो कि उसने उसके संदर्भ में चिपलन में नोट की थी। वस्तुतः तो उसने कुछ भी नहीं किया था। वो तो महज हालात का शिकार एक दर्शक था, जिसकी खुद अपनी जान कई बार जाते जाते बची थी। उसने क्या किया था? कुछ भी तो नहीं। मुंबई में शांता नाम मोडक की जान उन 2 मवालियों ने ली थी। चिपलन में 4 कत्ल उन 2 मवालियों ने किए थे। उनमें से एक को शोभना ने शूट किया था और दूसरा अपनी जहालत से जल मरा था। फिगारो में 7 आदमी पारेख ने मार गिराए थे। खुद पारेख उसकी जान लेने की कोशिश में अपना चाकू अपनी पसलियों में उतार बैठा था, और ऐन वैसे ही अंजाम को शोभना पहुंची थी। उसकी उस वक्त की वाहिद जिम्मेदारी वो कार थी जो कि उन्होंने पैरनम से किराए पर ली थी और जो उस घड़ी फिगारो आइलैंड पर होटल लव नेस्ट के सामने खड़ी थी। लेकिन वो भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वो कार के मालिक को कार की खबर कर सकता था और उसको फिगारो से कलेक्ट करवाने की कोई अतिरिक्त फीस मालिक मांगता तो उसे भर सकता था। भोर का उजाला फैलने लगा था। पणजी की स्काई लाइन को वह पहचानता था, इसलिए जानता था कि उस घड़ी तैरता हुआ वो पणजी की ही ओर बढ़ रहा था।
उस लंबी तैराकी के लिए जो चीज़ उस वक्त उसे ताकत दे रही थी वो $500 के नोटों की एक गड्डी थी जो उसके कोट की भीतरी जेब में मौजूद थी, जो कि तब उसके हाथ में थी जबकि कोस्टर पेट्रोल की लॉन्च उनके करीब पहुंची थी और जिसे नकली एसीपी के हुक्म पर रिवॉल्वर निकालते वक्त उसने रिवॉल्वर की जगह जेब में रख लिया था। नोट भीग चुके थे लेकिन क्या फ़र्क पड़ता था, वो किनारे पहुंचकर उन्हें सुखा सकता था। नोट यानी कि $50,000, यानी कि लगभग 20 लाख रुपया, यानी कि मुकम्मल रकम के आधे प्रतिशत से भी कम। तो भागते भूत की लंगोटी थी, पर क्या बुरा था, थी तो खूब बढ़िया ही लंगोटी। वाह, वो दुगने जोश के साथ किनारे की तरफ तैरने लगा।